हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए आज एक और इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और इवन आप पुरानी क्लासेस भी देख रहे होंगे। पुरानी क्लासेस में भी हम कंटेंट के साथ साथ इवन हम केमिस्ट्री का कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने जो DSSB में आए हुए क्वेश्चन है वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो अदर TGT एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आई होप आप सारी क्लासेस देख रहे होंगे और नहीं देखने तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास को भी पूरा देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म एज। कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर है उसके जो वॉल्यूम होता है उसकी मात्रा को क्या कहा जाता है। कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म एज, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसे हम? दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म एज टाइडल वॉल्यूम। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। रेजिडुअल वॉल्यूम इनकरेक्ट, वाइटल कैपेसिटी इनकरेक्ट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनकरेक्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी, देख लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम दैट इज द लंग वॉल्यूम, जो एक क्या मेजर करता है? जो अमाउंट ऑफ एयर को मेजर करता है, जो कि क्या है? दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथ। और एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें अप्लाइड नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और एवरेज ह्यूमन का जो टाइडल हैज अ टाइडल वॉल्यूम दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट जो वॉल्यूम है दैट इज 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? दैट इज द लंग वॉल्यूम दैट मेजर द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड or expired during a normal breath. Extra effort is not applied. Is that clear? Next question. क्वेश्चन नंबर सेकंड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक डैश एंजाइम। तो वो कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज रेनिन। दैट इज रेनिन। ठीक है, तो लेट्स सी। पहला है पेप्सिन इनकरेक्ट, लाइपेज इनकरेक्ट, रेनिन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बात करें सबसे पहले किसकी? एंजाइम की। तो एंजाइम ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की तरह क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। और कैटलिस्ट का सबको पता है क्या फंक्शन होता है? ये क्या करता है? जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो स्पीड अप करता है मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन को, जो हमारी बॉडी में क्या होती हैं? अगर होती हैं। तो एंजाइम आर सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन दैट अकर आर बॉडी, जो हमारी बॉडी में हो रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर वंस में क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो एंजाइम किस में हेल्प करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में एंजाइम हेल्प करता है। और ये अलाउ करता है, दिस अलाउ द न्यूट्रिएंट इन फूड टू बी इजिली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इजिली क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाए एंड थ्रू आउट द बॉडी क्या हो? कैरी थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो सिक्रीट होते हैं ये सिक्रीट होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड से, पेनक्रियास से, सेल से एंड लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और पॉइंट है। रेनिन, रेनिन को हम क्या कहते हैं? रेनिन को हम और क्या हम कहते हैं? दैट इज नोन एज काइमोजिन। रेनिन इज आल्सो नोन एज काइमोजिन। ये क्या है? एक तरह का टाइप है डाइजेस्टिव एंजाइम का, जो सिक्रीट होता है चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक। और ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। रेनिन प्रेजेंट होता है इन्फेंट के अंदर एज मेजर डाइट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क, और एडल्ट्स डू नॉट कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क, हेंस दे लैक रेनिन एंजाइम। इज दैट क्लियर? कि जो एडल्ट्स होते हैं वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो दे लैक रेनिन एंजाइम। तो जो आपका आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या था कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन अडल्ट लाइक डैश एंजाइम, तो वो कौन सा एंजाइम था? दैट इज रेनिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले एक बार फिर से कुछ एंजाइम है कहां से सिक्रीट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करें पेप्सिन। पेप्सिन सिक्रीट कहाँ होता है? सिक्रीटेड बाय स्टमक। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड और पेप्टाइड। क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू
इनटू अमीनो एसिड और पेप्टाइड। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स, और ये सिक्रीट कहाँ से होता है, सिक्रीटेड बाय स्टमक। ठीक है, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है लाइपेज। लाइपेज सिक्रीटेड बाय माउथ, स्टमक, पेनक्रियाज। माउथ, स्टमक, पेनक्रियाज, सिक्रेटेड बाय माउथ, स्टमक, पेनक्रियाज। और ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। और दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइपेज क्या करता है, फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें क्या कर देता है, इन्हें ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन सिक्रेट होता है पेनक्रियाज से, ये क्या करता है, ये पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करता है। तो फाइनली अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरिनरी ब्लेडर इन बर्ड्स इज। तो बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट होता है, बर्ड के अंदर यूरिनरी ब्लेडर जो है वो नहीं पाया जाता, कुछ एक्सेप्शन है वो अभी हम देखेंगे। पहला है 1 इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट, वेल डेवलप इनकरेक्ट, एब्सेंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। तो यूरिनरी ब्लेडर जो होता है वो बर्ड के अंदर एब्सेंट होता है। बर्ड के पास किडनी होती है जिनका फंक्शन क्या होता है, जो नाइट्रोजन को रिमूव करती हैं, बट इनके पास यूरिनरी ब्लेडर नहीं होता है। तो जो बर्ड रिलीज करती हैं वेस्ट, वो किस ऑर्गन के थ्रू करती है, दैट इज क्लोका। किसके थ्रू, क्लोका। और जैसे बर्ड होती है, ऑस्ट्रिच हो गया, अमेरिकन रिया, ये क्या है, एक्सेप्शन है, जो यूरिन सिक्रीट करती है। सिक्रीट यूरिन जो कैसे सेपरेट होता है, सेपरेटेड फ्रॉम फेसेस। ठीक है, बात कर रहे थे हम बर्ड्स की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास यूरिनरी ब्लेडर नहीं है और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग नहीं होती है। तो जो यूरिक एसिड होता है वो सिक्रीट होता है अलोंग विद फेसेस एज अ सेमी सॉलिड वेस्ट। ये आपको इजीली समझ आया होगा। और एक्सेप्शन क्या है, जैसे जो ऑस्ट्रिच है और अमेरिकन रिया है, इनके पास क्या होता है, इनके पास यूरिनरी ब्लेडर होता है। ये एक्सेप्शन है। ऑस्ट्रिच और अमेरिकन रिहा ये ऐसी बर्ड्स हैं जिनके पास यूरिनरी ब्लेडर होता है, बट एक्सेप्शन में नहीं पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था कि यूरिनरी ब्लेडर इन बर्ड्स, बर्ड्स में यूरिनरी ब्लेडर क्या एक होते हैं, 2 होते हैं, वेल डेवलप होते हैं या फिर नहीं होते। तो यूरिनरी ब्लेडर बर्ड्स में नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नए क्वेश्चन है तो इसलिए उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में, वो तो हम हर बार करते भी हैं, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हैमबर्गर फिनोमिना। तो हैमबर्गर फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। पहला है बाइकार्बोनेट शिफ्ट, इनकरेक्ट। दूसरा है क्लोराइड शिफ्ट इज द करेक्ट आंसर। तो जो हैमबर्गर प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। इसमें क्या होता है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का एक्सचेंज होता है किस किस के बीच में, प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। दैट इज हैमबर्गर्स, हैमबर्गर्स phenomena is also called chloride शिफ्ट। क्या कहते हैं उसे, हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। कभी क्लोराइड शिफ्ट का पूछ लिया जाएगा, कभी हैमबर्गर फिनोमिना का पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये यहाँ से इकोलॉजी यूनिट अभी हम स्टार्ट करेंगे। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। कि इनमें से कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल ऐसी है जिसे हम सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। तो कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या फिर हाइड्रोजन साइकिल। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसे हम कहते हैं सल्फर साइकिल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, एज वी ऑल नो कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, एक तरह का पाथवे होता है जहां पर क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। और एज वी ऑल नो बायोटिक लिविंग, ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट दैट इज नॉन लिविंग। किस किस के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द pathway by which a chemical substance cycle is turned over or moved through the biotic and the abiotic component of earth.
बायोजियोकेमिकल साइकिल इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड द वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो सल्फर साइकिल एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें जो सल्फर मूव करते हैं किस किस के बीच में, बिटवीन रॉक्स, ठीक है, बिटवीन रॉक्स, वाटरवेज एज अ लिविंग सिस्टम। और सेडिमेंट्री साइकिल इंक्लूड, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन आता है, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फॉस्फोरस, सल्फर, तो आप इसे याद रख सकते हो PSC, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, या फिर याद रख लो PCM याद रखते हैं ना, तो याद रख लो PCM पहले तो, ठीक है। तो P से क्या है फॉस्फोरस, C से क्या है कैल्शियम और M से क्या है मैग्नीशियम और PCMS, तो S से क्या हो गया सल्फर, ठीक है, S से क्या हो गया सल्फर। तो यहाँ पे देख लेते हैं PC हमने याद रखा था PCMS, P से फॉस्फोरस, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम और S से सल्फर। तो यहाँ सिर्फ क्या है सल्फर है, तो जो सल्फर साइकिल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर कि PCMS, तो ठीक है, ऐसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, तो PCM फॉस्फोरस, कैल्शियम, M से मैथ्स याद रख लेना, मैग्नीशियम और S से सल्फर। इज दैट क्लियर। तो ये सब क्या है, इसमें कौन कौन आता है, सेडिमेंट्री साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी सीन बेस्ट इन, तो सबसे जो अच्छा देखा जाता है वो देखा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ देखा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेट्स सी, तो जो पहला ही ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। और ग्रासलैंड, स्ट्रीम पॉन्ड, ये तीनों ही दो क्या हो गए इनकरेक्ट, तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, स्ट्रेटिफिकेशन एक स्ट्रक्चरल फिनोमिना है ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, इट रेफर टू द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज का और अलग अलग लेवल पर ऑफ एन इको सिस्टम, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल हैव बीन प्लेस्ड इन, कि जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स थे उन्हें किसके अंदर प्लेस्ड किया गया था, तो 2 शेड्यूल्स, 3 शेड्यूल्स, 5 शेड्यूल्स, तो 6 शेड्यूल, उन्हें रखा गया था किसमें 5 शेड्यूल्स में। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 important wild animals have been placed in schedule 5. is that clear कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 1972 में जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स थे उन्हें कहां रखा गया था, have been placed in schedule 5. is that clear? the act was enacted, ये किसके लिए था, ये था for the protection of plant and animal species. is that clear कि ये जो एक्ट था ये किसके लिए था, for the protection प्लांट और एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए। और इसे इट हैज डिवाइडेड द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स अंडर 6 शेड्यूल। तो शेड्यूल 5 कंटेन स्मॉल वाइल्ड एनिमल, कि जो शेड्यूल 5 है वो क्या कंटेन करता है, वो छोटे वाइल्ड एनिमल कंटेन करता है जो डिसीज कैरी करते हैं और जो प्लांट्स और फूड को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन एनिमल्स को, दीज एनिमल्स कैन बी हंटेड, और इसमें क्या आती है 4 स्पीसीज आती हैं वाइल्ड एनिमल्स की, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, रेड्स एंड माइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच जर्मिनल एयर, कि जो नर्वस सिस्टम है वो किस जर्मिनल लेयर से डेवलप होता है, तो वो होता है एक्टोडर्म से। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन इवोल्यूशन इज, कि वो लेटेस्ट थ्योरी कौन सी थी जिसने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था, दैट इज सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक थ्योरी, लेट्स सी, पहला है लेमार्किस, इनकरेक्ट, डार्विनिज्म इनकरेक्ट, म्यूटेशन थ्योरी इनकरेक्ट, सिंथेटिक थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, द लेटेस्ट थ्योरी जिन्होंने एक्सप्लेन किया था इवोल्यूशन को वो कौन सी थ्योरी थी, सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिस्क्राइब द इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, कि जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है इवोल्यूशन की, वो इवोल्यूशन को किसके टर्म्स में डिस्क्राइब किया, जेनेटिक वेरिएशन के इन अ पॉपुलेशन, जिसके जो क्या बताता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। दिस थ्योरी इज आल्सो रेफर्ड टू अ न्यू डार्विनियन
theory and it's merged the concept of Darwinian evolution with Mendelian genetics और it was introduced by a number of evolutionary, इन्होंने क्या किया था, it was introduced by a number of evolutionary biologists जैसे टी डॉब्जेंकी, जेबीएस हेल्डेन, आर ए फिशर, सीविल राइट, जीएल स्टैबिन्स एंड अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में नहीं ध्यान रखना, बस यही है थोड़ा सा कि जो लेटेस्ट थ्योरी थी इवोल्यूशन की उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर इनकरेक्ट, डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन सल्फर नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज एन एयर पॉल्यूटेंट जो डायरेक्ट एमिट होता है फ्रॉम अ सोर्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल कार्बन कंपाउंड एंड पार्टिकुलेट मैटर जैसे डस्ट, एश, सॉल्ट, पार्टिकल, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक एयर पॉल्यूटेंट है जो डायरेक्टली एमिट होता है कहां से, फ्रॉम अ सोर्स से, और ये फर्दर रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और फॉर्म करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जिसे हम कहते हैं ओजोन। और हमने जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी था प्राइमरी पॉल्यूटेंट का क्वेश्चन, सॉरी उसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का था आई थिंक, तो जिसमें हमने डिफरेंस भी देखा था। तो ध्यान रखना फिर से कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है इज एन एयर पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ सोर्स, और जब ये फर्दर रिएक्ट करते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और ये फर्दर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो फॉर्म करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे ओजोन। Is that clear? Next question. Question number 11 है, chloroplast contain maximum quantity of, तो that is RUBP carboxylase, जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट इनटू ऑक्सोलो एसीटेट। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम दैट कैटेलाइज कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट इनटू ऑक्सोलो एसीटेट। ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है। हेक्सोकाइनेज भी एक एंजाइम है ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो प्रेजेंट कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ये क्या कैटेलाइज करता है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, दैट इज द एल्वियोलर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कंटेन करता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 फिब्रिल ऑफ अ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, दैट इज 250 माइक्रोफिब्रिल, दैट इज 250 माइक्रोफिब्रिल। लेट्स सी, पहला है 20 इनकरेक्ट, दूसरा है 100 इनकरेक्ट, 250 माइक्रोफिब्रिल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, 1 फिब्रिल ऑफ अ सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, 250 माइक्रोफिब्रिल। माइक्रोफिब्रिल क्या होता है, बहुत ज्यादा थिन होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ध्यान रखना किस किस से मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड सेलुलोज। ये इंपॉर्टेंट है, किस किस से, ग्लाइकोप्रोटीन एंड सेलुलोज से ये मिलके बना हुआ होता है। और ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो वॉल्यूम होता है सेल का वो बढ़ जाता है, जो एग्जिस्टिंग माइक्रोफिल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और न्यू वंस फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 फिब्रिल ऑफ अ सेल किससे मिलके बना होता है, 250 माइक्रोफिब्रिल। माइक्रोफिब्रिल बहुत ज्यादा थिन होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लाइकोप्रोटीन और सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो वॉल्यूम होता है सेल का वो बढ़ता है और एग्जिस्टिंग माइक्रोफिब्रिल सेपरेट हो जाते हैं और नए जो है फॉर्म हो जाते हैं जो सेल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेटल इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन। कौन सा मेटल ऐसा है जो स्टोमेटल रेगुलेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, तो एक बार देख लेते हैं। तो जो मेटल इन्वॉल्व होता है स्टोमेटल रेगुलेशन के लिए वो होता है पोटेशियम। कौन सा होता है, वो होता है पोटेशियम। तो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन इज अचीव बाय प्राइमरली थ्रू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ सरफेस। कि जो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो अचीव कैसे होता है, जब थ्रू द किसके थ्रू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ सरफेस। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड सेल एज वी ऑल नो, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। तो जैसे ही कंसंट्रेट पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है गार्ड सेल के अंदर तो वो उसे क्या बना देती है, हाइपरटोनिक। तो जो बहुत ज्यादा, सो मोर वाटर इज ड्रॉन इनसाइड द सेल। और व्हेन प्लांट आर के पॉजिटिव आयन डेफिशिएंट, जब प्लांट के अंदर पोटेशियम आयन क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो गार्ड सेल फंक्शन नहीं कर पाती प्रॉपर्ली।
ठीक है, तो उस केस में जो करेक्ट आंसर होगा कि तो मेटल इन्वॉल्व इन इंस्ट्रूमेंटल रेगुलेशन दैट इज पोटेशियम। तो आयरन इनकरेक्ट, मैग्नीशियम इनकरेक्ट, जिंक इनकरेक्ट, पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन इज, तो फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड इनकरेक्ट, ऑक्सैलो एसिटेट इनकरेक्ट, RUBP इनकरेक्ट, फोस्फो एनोपाइलोरिक एसिड। तो लास्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन इज फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है नीलगिरी बायोस्फीयर रिसर्च रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, दैट इज AP, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इनकरेक्ट, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ सन, इनमें से कौन, फोटोसिंथेसिस में इनमें से ऐसा कौन सा है जो लाइट एनर्जी ऑफ सन को एब्जॉर्ब कर देता है एंड चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, तो दैट इज क्लोरोफिल ए, दैट इज क्लोरोफिल ए। तो लेट्स सी, पहला है क्लोरोफिल बी इनकरेक्ट, क्लोरोफिल सी इनकरेक्ट, क्लोरोफिल ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो इन फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट एनर्जी ऑफ सन, मतलब सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल ए क्या है, एक प्राइमरी पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द ऑरेंज, रेड एंड वायलेट ब्लू एरियाज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर, और एनर्जी को ट्रांसफर करता है टू द रिएक्शन सेंटर एंड डोनेट टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां आ जाते हैं, डोनेट कर देता है, डोनेट टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू द ETS चेन दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फ्रॉम देयर ऑन द एनर्जी फ्रॉम द सेल विल अल्टीमेटली बिकम केमिकल एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। तो ध्यान रखना कि इन फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, किससे, सन से, और चेंज किसमें कर देता है, केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर DNA सिंथेसाइज अकर ड्यूरिंग एम फेज, एस फेज, तो एस फेज सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन द टर्म इकोटाइप और डम, इनकरेक्ट, पियर्सन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट इज कॉल्ड करेक्टली, तो उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप। कहीं कहीं तो बिल्कुल डायरेक्ट लाइन टू लाइन इन्होंने वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो पहला है ट्रांसपीरेशन इनकरेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनकरेक्ट, एसेंट ऑफ वाटर इनकरेक्ट, एसेंट ऑफ सेप इज द करेक्ट आंसर, और इसीलिए कहा जाता है कि NCERT रीड आउट करो, ठीक है। तो जो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है इन अ प्लांट उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। इन प्लांट जो मिनरल्स और वाटर होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, थ्रू जाइलम टिश्यू और फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, ये सबको पता है। और जाइलम सेल ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड होता है, क्या फॉर्म करते हैं, कंडक्टिंग चैनल जो रीचिंग ऑल प्लांट पार्ट्स जो सबको पहुंचा सके। द कोहेजन टेंशन मैकेनिज्म मेंटेन द फ्लो ऑफ सेप इन द जाइलम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड का सिंथेसिस बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वो किसने किया था, तो वो किया था मिलर ने। किसने किया था, मिलर ने। तो पहला है ऑपरेन इनकरेक्ट, फोक्स इनकरेक्ट, वो इज इनकरेक्ट, मिलर इज द करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज, कि जब कंपटीशन हो बिटवीन द इंडिविजुअल और स्पीसीज क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक उसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। लेट्स सी, कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज उसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता कब है, टेक प्लेस ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेम स्पीसीज लाइक फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग स्पेस एटसेट्रा आर सिमिलर, जब उनकी ये जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, सिमिलर हो। और वाइल इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल टेक प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इंट्रा सेम स्पीसीज, इंटर डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि सेल ऑर्गेनल कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाय, कौन सा मेथड के थ्रू, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेट्स सी, तो सेल ऑर्गेनल कैन बी फिजिकली सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो टेक्निक होती है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो पार्टिकल को सेपरेट कर दिया सॉल्यूशन से। इन सेंट्रीफ्यूज जो पार्टिकल होता है सेडिमेंट एट डिफरेंट रेट व्हेन एन एक्सेलरेटिंग फोर्स इज सब्जेक्टेड, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्टिकल के शेप और साइज और डेंसिटी के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा नहीं है
है, तो मोलिबेडनम इनकरेक्ट, आयरन इनकरेक्ट। क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है, तो जिंक नहीं है, तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जिंक इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स। ये जो एंजाइम होता है, दिस एंजाइम इज टू कंपोनेंट सिस्टम कंप्राइजिंग आयरन प्रोटीन और मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन, ईच कंटेनिंग FeS क्लस्टर, विच आर जो रिस्पॉन्सिबल किसके होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ अलग से क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।